नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमृता राय। 65 साल पहले एक आधी रात को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, दुनिया सो रही है तब हिंदुस्तान जाग रहा है। आज़ादी की वो भोर तब से अब तक एक लंबा सफ़र तय कर चुकी है और इस दौरान हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र का पौधा एक ऐसे वृक्ष में बदल गया जिसकी छां सबको बराबरी का भरोसा और बदलाव का सपना देती है। लेकिन आज़ादी सिर्फ हासिल नहीं की जाती, उसे बनाए रखना भी पड़ता है। ये देखना भी पड़ता है कि इस आज़ादी में कौन कौन सी आज़ादियाँ अभी बाकी हैं। कहीं कुछ छुपी हुई गुलामियां तो चलती चली नहीं आ रही हैं। आज़ादी हम सबसे मांग करती है कि एक मुल्क के रूप में हम चौकस रहें और अपनी आज़ादी को तौलते भी रहें, न्याय और बराबरी के पलड़े से। तो आज हमारे लिए ये देखने का मौका है, ये देखने का दिन है कि हमारी आज़ादी के मायने क्या हैं, हमारी आज़ादी का सपना क्या है और उसके सामने की चुनौतियाँ क्या हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ देश की युवा पीढ़ी भी है। लेकिन पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ मृदुला मुखर्जी हैं, मशहूर इतिहासकार। हमारे साथ रामचंद्र राही हैं, गांधीयन। हमारे साथ चित्रा मुदगल हैं, आप भी साहित्यिक पर्सनालिटी हैं। और हमारे साथ मैनेजर पांडे हैं, हिंदी साहित्य के जाने माने नाम। सबसे पहले मृदुला जी, आपसे शुरुआत करेंगे। इतिहास से लेके वर्तमान तक की 65 साल की ये जो हमारी आज़ादी की अभी तक की यात्रा है, इसमें हमने क्या हासिल किया है अब तक, और क्या हमारी आज़ादी के जो मायने 65 साल पहले तय किए गए थे उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी हासिल करनी बाकी लग रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमने जो हासिल किया वो है जो हमारा लोकतंत्र है, उसका जो बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है। 65 साल अब हो गए और इस वक्त हम कई चुनाव जो हैं कर चुके हैं नेशनल लेवल पे और बहुत सारे और रीजनल लेवल्स पे, और अब पंचायती राज के भी जो बहुत सारे। तो मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे लोग जो पहले वोट नहीं देते थे अब वोट देने लग गए हैं। लोगों की परसेंटेज वोट देने वालों की बढ़ती जा रही है। औरतें बहुत ज़्यादा उसमें शामिल होने लग गई हैं और ग्रामीण इलाके के लोग जो है आगे से बहुत ज़्यादा इसमें शरीक होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आर्थिक रूप में भी हमने बहुत प्रगति की है। 9% रेट ऑफ ग्रोथ वगैरह तो अब सबको ही मालूम है, मुझे बोलने का नहीं है। पर एक 47 में जिस तरह हम लोग बिल्कुल डिपेंडेंट थे इंडस्ट्री के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से, उससे बहुत बहुत फ़र्क है जी। परंतु आर्थिक रूप से जो सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी है कि बहुत सारे गरीब हमारी जनता को हमने ऊपर उभारा है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा लोग, हम कर सकते हैं कि 25% है, 30% है, गरीबी अभी भी बहुत ज़्यादा है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे अनएक्सेप्टेबल लेवल्स पे है। तीसरी जो कमज़ोरी के बारे में बात करना चाहूँगी वो शिक्षा के क्षेत्र में है। अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे, जो आंकड़ों में इतना नहीं दिखता है, स्कूल आते भी हैं तो वो कुछ दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं। ये भी अनएक्सेप्टेबल लेवल्स पे है। हमारा जो कंपल्सरी और फ्री प्राइमरी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव, जो कराची रेजोल्यूशन में 31 में दिया गया था, उसके पहले गोखले ने कहा था, वो आज तक हम नहीं अचीव कर पाए। हेल्थ के मामले में भी मुझे लगता है कहीं पे हम पीछे को गए हैं। इससे पहले 60, 70, 80 के दशक तक हमारी काफ़ी उसमें प्रोग्रेस थी, पब्लिक हेल्थ कहीं अच्छी थी। अब काफ़ी उसमें अभी रिसेंट कुछ और इनिशिएटिव्स हुए हैं। तो ऐसे मेरे ख्याल में बैलेंस हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हमारी स्वतंत्रता को हमने कायम रखा है मोटा मोटी तौर पर, हाँ कि उसमें भी कुछ कमजोरियां हैं, पर बहुत सारी हमारी कमजोरियां भी हैं जिन्हें हमें कड़ी नज़र से देखना पड़ेगा। राही जी, परतंत्रिता की बेड़ियां तो हमने तोड़ी, आज़ादी तो हमने हासिल की, लेकिन इस आज़ादी के साथ सामाजिक विकास, और इस सामाजिक विकास में आम जनता की हिस्सेदारी, भागीदारी, इसको हम सुनिश्चित करने में कहाँ तक पहुँच पाए हैं? देखिए, मृदुला जी ने जो कहा, निश्चित रूप से 15 अगस्त 1947 के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस देश ने लोकतंत्र को कबूल किया।
लेकिन लोकतंत्र में एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, बालिग मताधिकार के आधार पर जो संविधान खड़ा हुआ और जो विधान राजनीतिक तंत्र खड़ा हुआ है, उसकी उपलब्धि के बावजूद आज हमारा देश आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी का शिकार हो गया है। जिस लोक को लेकर के हमने एक तंत्र खड़ा किया, एक व्यवस्था खड़ी की, निश्चित रूप से एक नया डायमेंशन था, एक नई शुरुआत थी, क्योंकि आम आदमी को हमारी यहाँ के देश की राज्य रचना में कोई महत्व नहीं था। वो महत्व आम आदमी को दिया गया, लेकिन वो एक मत देने तक सीमित होकर रह गया है। जी। दुखद ये है कि आज पूरा लोकतंत्र आम आदमी की पकड़ से दूर, लेकिन पूंजी की पकड़ में अधिक चला गया है। जी। इसलिए आम आदमी हाशिए से बाहर होता जा रहा है और थोड़े से प्रतिशत लोग आज का जो भी विकास चल रहा है उस विकास का लाभ उठा रहे हैं। जी। मैनेजर पांडे, जो अभी राहे जी ने कहा कि राज्य रचना में आम आदमी का महत्व, जो सवाल उठाए इन्होंने कि उसका महत्व घटता जा रहा है और लोकतंत्र में उसकी जगह सिर्फ वोट देने तक सीमित होकर रह गई है, क्या इसको और ज़्यादा बढ़ाकर आगे देखने की ज़रूरत है, या इनकी बात में आपको जोड़ना चाहेंगे? नहीं, इनकी बात में कुछ जोड़ना चाहूँगा और राही जी की बातों का समर्थन ही करना चाहूँगा। उसके प्रत्यक्ष कुछ प्रमाण हैं। आप देखें, जो एक लोकतंत्र की हमारे यहाँ संस्था है, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची, संसद। जी। अभी जो राही जी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र पूंजी की कैद में है, उसका एक प्रमाण ये है कि हमारे संसद में इस समय 300-350 से ज्यादा अरबपति जो हैं वो सदस्य हो गए हैं। अब ये अरबपति जो संसद सदस्य हैं, वो अपने बारे में सोचेंगे कि देश के भिखमंगों के बारे में सोचेंगे? वो तो उनको अनावश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि इस देश को गांधी जी गांवों और किसानों तक ले जाना चाहते हैं। आप किसानों की हालत पर विचार कीजिए तो एक साथ रोना भी आता है और क्रोध भी आता है कि लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन मैनेजर जी, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगी। आपने कहा कि 350 के करीब अरबपति संसद में हैं और वो अपने बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे, गरीबों के बारे में क्यों सोचेंगे? लेकिन सच्चाई यही है कि जिस आम आदमी को इस लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है, वही आम आदमी उन्हें चुनकर संसद तक भेज रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर देखिए हमारे यहाँ चुनाव किस तरह होता है ये सब लोग जानते हैं, चुनकर आने वाले भी और चुनने वाले भी। हर सारा चुनाव पैसे का खेल है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि राही जी चुनाव लड़ें और ये चुनाव जीत जाएं, क्योंकि इनके पास अगर 150 करोड़ नहीं होगा तो चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। तो इस तथ्य से अगर आपकी बात करें, तब तो देश के सबसे अमीर आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिलना चाहिए और सबसे अमीर आदमी को आगे संसद पे बैठ जाना चाहिए। खाली वोट खरीदने और वोट में पैसे लगाने का सवाल नहीं है। हाँ। इसलिए यह नहीं कि सबसे अधिक वोट अंबानी को मिल जाए या टाटा को मिल जाए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि संसद इसीलिए है कि देश की जनता की चिंता करे। जी। पर संसद सदस्य अगर अरबपति होंगे तो वो अपने लाभ की चिंता ज्यादा करेंगे। इसीलिए आप सब लोग इस देश के जानते हैं जी कि इस पर संसद और बाहर बहस होती रही है
कि 26 रुपये गांव में खर्च करने वाला गरीब माना जाएगा कि 29 रुपया खर्च करने वाले, 29 रुपये में तो दिल्ली में चाय नहीं मिलती। 3 लाख किसानों ने हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में आज तक आत्महत्या नहीं की है। उस पर संसद में एक दिन पूरी बहस आज तक नहीं हुई। इसलिए कैसे माना जाए कि संसद को देश के किसानों की चिंता है, मजदूरों की चिंता है, गरीबों की चिंता है। गांधी जी की सबसे बड़ी चिंता का विषय इस भारत के गांव थे, उनकी उन्नति थी और वहाँ के रहने वाले लोग थे जी। वही इस पिछले 25-20 वर्षों में सबसे अधिक तबाह हुए। जी, भारत के गांव और भारत के किसानों की बात करेंगे, लेकिन चित्रा जी, क्या संसद की छां आम आदमी को मिल पा रही है इस दौर में, जब ये देखने को मिल रहा है कि संसद और जनता के बीच में कुछ डिस्कनेक्ट है? बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। ये 65 वर्ष बाद ये प्रश्न हमारे मन में किस लिए घूमड़ रहा है कि क्या ये इसी स्वराज का सपना गांधी जी ने देखा था? क्या यही गांधी जी का सपना था कि आम आदमी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बने भारत, और भारत की शक्ति ही उसका लोक है। लेकिन और उन्होंने किसानों और जो यहाँ के कुटीर उद्योगों से जुड़े, जो गांवों की जो एक सहकारिता भाव की जो एक व्यवस्था थी, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो व्यवस्था भी सहकारिता भाव में से वो दलाली भाव में बदल गई, एजेंट हो गए। कुटीर उद्योग के साथ एजेंट जुड़ गए। खादी भंडार भी अब उससे जुड़ा उतना नहीं रहा जितना तब गांधी जी की कल्पना थी इसको लेकर के कि जो आम आदमी चीजें बनाए वो वहां उसकी चीजें बिकें और सीधा उसको लाभ पहुंचे। दूसरी चीज ये है, नेहरू जी के जमाने में इसमें कोई शक नहीं कि इस्पात कारखाने रूस के सहयोग से पंचवर्षीय योजना उन्होंने किसानों के हित के लिए चलाई, और इंदिरा गांधी तक 20 सूत्री कार्यक्रम, यानी जो दूर दराज सुदूर गांव में बैठा जिसके पास एक झोपड़ी है, एक टटिया जिसको कहते हैं, है ना, तो उस टटिया से उसे मुक्त मिले, वो एक अच्छे से पक्के छोटे से घर में रहे और अपने बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दे। क्या हुआ सब कुछ? ये संसद किसकी संसद है? मृदुला, क्या संसद वहीं पे ठहरी रह जाए जहां 65 साल पहले शुरू हुई थी, या वक्त और ज़माने के हिसाब से उसे बदलना भी पड़ेगा? और जैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, उसके हिसाब से हमारे मूल्य भी नए नए तरीके से परिभाषित होते रहेंगे। तो हम क्यों ये बार बार कहें कि संसद पूंजीपतियों का गढ़ बन गई है, संसद में हमारी बातें या आम आदमी की बातें नहीं सुनी जाती हैं? वहाँ पर तो आए दिन किसानों और सूखे पर चर्चा हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय जो दुर्गति थी हमारे यहाँ, जिस तरह की गरीबी थी, जिस तरह की डिपेंडेंस थी, और वहाँ पूंजीपति तो क्या, वहाँ कोई हिंदुस्तानी की कोई सुनवाई नहीं थी। तो मुझे इसलिए इतना निराशाजनक नहीं लगता है, और शायद मैं लंबे दौर का देखने की ज़्यादा आदी हूँ, तो मुझे लगता है कि चेंज भी बहुत ज़्यादा आया है। पर फिर भी जो मैं बात कहूँगी कि देखिए, ये भी आप ठीक कह रही है, कुछ हमें ब्रॉड ढांचे भी देखने पड़ते हैं। ये तो बात अमेरिका के बारे में भी सच है कि वहाँ पे भी पार्लियामेंट में उनके जो है कोई गरीब आदमी नहीं, वर्कर नहीं बैठे हैं, किसान या भी फार्मर तो खैर उनके बचे ही नहीं है, पर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास के आदमी भी बहुत कम बैठे हैं, क्योंकि पैसे का जो सिस्टम है वो तो अब सब जगह ही है। ये भी नहीं है कि फ्रांस में या ब्रिटेन में, जहाँ सोशलिस्ट पार्टी भी है फ्रांस में अब, तो ये नहीं है कि वहाँ जो गरीब वर्कर है वो संसद में बैठा है। इसलिए मुझे लगता है कि सवाल थोड़ा सा लोगों से हट के हमें पॉलिसीज की तरफ देखना चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है कि ये भी हमें देखना है कि कौन सी प्रो पीपल पॉलिसीज हैं। जैसे मुझे लगता है कि नरेगा जो एक कानून पास हुआ है, चाहे उसके आप जो भी मोटिवेशन बताएं, पर गरीब जनता के हक में शायद ही दुनिया में ऐसा इतने ज़्यादा लोगों को जो अफेक्ट करे कोई ऐसा कानून पास हुआ है। मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो कानून है, ये भी मुझे लगता है ये आम जनता को, गरीब से गरीब आदमी को ये हक देता है। जो एक पार्लियामेंट के मेंबर को पहले हक था, वो एक आम
आदमी को अब हक है कि कोई भी आप सवाल पूछ सकते हो और जानकारी आपको मिलनी जरूरी है। अब ये है कि हम लोग उसको यूज कितना कर सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज कहूंगी कि आपने शुरू में कहा कि हमारी उम्मीद थी कि अब संसद बन गया है तो वो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और हमें कुछ करने की जरूरत। ऐसा कहीं नहीं होता है। संसद एक फोरम होता है। पॉपुलर मूवमेंट और दबाव जब तक संसद पे नहीं पड़ेगा तो दुनिया का कितना भी अच्छा संसद आप बना लीजिए, वो उस तरह की आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा। मैनेजर पांडे, जनता को नहीं वक्त के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, जनता को नहीं जागरूक होना चाहिए, जनता को नहीं अपने अधिकारों के पालन के लिए आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, जरूर करना चाहिए। यहाँ मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जनता की आकांक्षा को ही आंदोलन का रूप दिया था अन्ना हजारे ने। तो भ्रष्टाचार सबसे अधिक अन्ना हजारे की निंदा उसी संसद के कुछ संसद सदस्यों ने की, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सारा देश जानता है। दूसरी बात यह है कि जनता 3 तरह से आंदोलन करती है। आप लोगों में से अनेक लोगों को मालूम है, अभी मृदुला जी जिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात कर रही थी, उसी पर काम करने वाले कम से कम 30 लोगों की हत्या इस देश में हो चुकी है। तो अब सरकार का ये दायित्व है न जी कि उन लोगों की रक्षा करे जो सरकार के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं। जी मैनेजर पांडे, लेकिन इसके साथ ये भी सच्चाई है कि सरकार एक विसल ब्लोअर स्कीम भी लाने जा रही है, ताकि जब समस्या आती है, जब संसद और सरकार पर दबाव पड़ता है तो सरकारें उसके हिसाब से एक्ट भी करती हैं। और यहाँ पर भी विसल ब्लोअर एक्ट इसी संदर्भ में लाया जा रहा है। हो सकता है कि इसका एक अच्छा नतीजा निकले, लेकिन उसके अलावा चुनौतियां और क्या क्या हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या हमारे देश को आज़ादी के 65 साल बाद संसद की छाह मिल रही है, बराबरी का भरोसा मिल रहा है? इस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। राही साहब, आप वैचारिक रूप से गांधीयन हैं। गांधी ने एक सपना देखा था देश के गरीबों को ताकतवर बनाने का। गांधी ने सपना देखा था गांवों तक आज़ादी का स्वाद पहुंचाने का और किसानों को उनका हक दिलाने का। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के यहाँ जाकर थोड़ा सा स्यापा कर आती है। जो परेशान हाल किसान हैं, कहीं सूखा पड़ता है तो कर्ज माफ़ कर देती है। क्या ये छोटे छोटे जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उनसे किसानों का भला हो पा रहा है देश में? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो नीतियाँ अपनाई गई हैं उसमें इस देश की आम जनता का ख्याल रखा ही नहीं गया है। हमारी विकास की योजना में प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि हर हाथ को काम दिया जाए और इज्जत की रोटी लोगों को मिले। ये मुख्य जो प्राथमिकता है वो छूट गई है। लेकिन ये जो NREG है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मृदुला मुखर्जी कर रही थी कि हर हाथ को काम देने की एक पहल है, वो छोटी पहल बड़ी पहल, उस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। देखिए, माफ करिएगा, मैं सम्मान करता हूँ और जब लोग भूखे मर रहे हैं तो थोड़ा सा पेट भर देना कुछ लोगों का, ये इस योजना से इसको इनकार नहीं किया जा सकता, इसका डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये विकास की योजना में आम आदमी को इज्जत की जिंदगी देने का रवैया नहीं है। आज आप अभी चर्चा हो रही थी कि संसद दूर जा रही है जनता से। क्यों जा रही है? पहले कोई एक समय था जब आज़ादी के बाद
ये क्रेडिबिलिटी होती थी कि ये जो चुनाव में उम्मीदवारी कर रहा है आदमी, वो कितना जनता की सेवा में लगा है, कितना त्यागी है, तपस्वी है, ईमानदार है। और आज कसौटी क्या है? कितने जातीय समीकरण ठीक कर सकता है, सांप्रदायिक समीकरण बना सकता है, और कितने पैसे खर्च कर सकता है, कितने बड़े गैंग खड़े कर सकता है मोबिलाइज करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, वोट खरीदने के लिए, वोट छीनने के लिए। जी, तो आजकल इसका मतलब मूल्यों के बजाय मैनेजरियल क्वालिटी ज्यादा देखी जाने लगी है। और सबसे जो पहला आपने सवाल किया उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि विकास की जो योजना है, अगर उसमें इस देश का आम आदमी, गांधी ने कहा था कि विकास की कसौटी अंतिम आदमी होगा। आज है अंतिम आदमी विकास की कसौटी? कहाँ है अंतिम आदमी? आज जीडीपी नहीं बढ़ रहा है तो चिंता हो रही है, ग्रोथ रेट घट रहा है। ये ग्रोथ किनका घट रहा है? और जिस अमेरिका की आपने बात कही, वो अमेरिका खुद में हमारा आदर्श नहीं हो सकता, यूरोप नहीं हो सकता। गांधी ने आज़ादी के बाद एक नई दिशा दी थी, जिसमें नव स्वतंत्र उपनिवेशवाद से नव स्वतंत्र देशों को एक नई दिशा बने, नई दिशा मिली इस भारत के द्वारा, और उसमें आम आदमी विकास का माध्यम बने। उसकी जो शक्ति है, क्षमता है, उत्सृजनशीलता है, उसको काउंट किया जाए विकास में। आज क्या है? मैनेजर पांडे, हालांकि ये सही है कि आम आदमी अपने को हाशिए पे महसूस कर रहा है, कुछ ऐसा आम आदमी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो तमाम पॉलिसीज़ हैं, जो सब्सिडी की नीतियां हैं, क्या वो उस आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं? जब हम देखते हैं कि कोई रिक्शे वाला का लड़का IAS अफसर बन रहा है, या कोई छोटी सी जगह से लड़की निकलकर देश के लिए ओलंपिक का मेडल जीत रही है, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि आम आदमी का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, मगर वो धीमा है? ऐसा है कि एक रिक्शे वाले के लड़के का IAS होने, या मणिपुर की एक लड़की का ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन दोनों की अपनी भूमिका है, अपने मेहनत की, अपने बुद्धि की, अपने तौर तरीके की। आम आदमी की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक्सेप्शंस या अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं। जिस अमेरिका की बात मृदुला जी कर रही थी, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले वहाँ के भी शेयर बाजार के केंद्र पर बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रदर्शन किया था, 99% बनाम 1%। जी, वहाँ भी लोग महसूस कर रहे हैं कि 1% लोग देश का अधिकांश धन अपने पास जमा किए हुए हैं और 99% लोग गरीब हैं। यहाँ भी क्या है, रोज यह देखा जाता है कि सेंसेक्स कितना ऊपर चढ़ा और कितना नीचे गिरा। जी, यह नहीं देखा जाता है कि दूर दराज गांव में रहने सिर्फ वाले 1% लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ। लेकिन चित्रा जी, ये जो एक सवाल कहा जा रहा है कि आम आदमी दूर होता जा रहा है संसद से, और आम आदमी को अगर अपनी बात कहीं रखनी होती है या किसी चीज़ पर फोकस करना होता है, तो उसे या तो सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है या फिर PIL दाखिल करना पड़ता है। PIL दाखिल करने से उसको लगता है कि शायद कोर्ट से हमें न्याय मिल पाए। ये जो स्थिति बनती जा रही है, इसे दूर करने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है? आप दूर मत जाइए, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। आम आदमी की बात की गई, रिक्शे वालों की बात की गई। आप यही देख लीजिए, DND खुला। यहाँ जो मजदूरी करने के लिए, ड्राइवरी करने के लिए, किसी के घर में काम करने के लिए जो लोग जाते हैं अपनी अपनी साइकिलों पर, DND से 15 रुपये जाने के, 15 रुपये आने के, वो 175 रुपये पर डे अगर पा रहा है प्रतिदिन, उसमें से 30 रुपये उसके निकल जाते। ये DND, ये फ्लाईओवर्स, अभी आगरा के उसका उद्घाटन एक्सप्रेसवे का हुआ है। आप देखिए 350 रुपये, मुझे ठीक से याद नहीं है, 350 से 400 रुपये। ये कौन भर सकेगा? किसके लिए बने हैं इस देश में? कौन भरेगा? ये रिक्शे वाला भरेगा, तांगे वाला भरेगा, हाँ,
वो नहीं भर सकता। जो लंबी गाड़ियों वाले हैं वो निकले, उनके लिए ये सुविधाएं। विकास हुआ है, मृदुला जी बिल्कुल ठीक कह रही। इतना विकास हुआ कि हम लोग तो पैदल लोटा डोल लेकर चलने वालों में से थे, जिसको जाना पड़ता था 20 मील का भी गुड़ और वो सतुआ लेके निकलते थे। आज रेलगाड़ियां हो गई, हवाई जहाज हो गए, सड़कें चमचमाती हुई हो गई। किनके लिए? बिहार से जो रिक्शे वाले यहाँ ये चिल्ला गांव में रहते हैं, मैं 120 रिक्शे वालों की बात करती हूँ। उन रिक्शे वालों को, वो रिक्शे वाले उधर से जाना अलाउड नहीं है उनको, कि वो पैडल कब मारे। उनके पाँव की नसें देखिए जरा सा, उनकी नसों से लगता है न जाने कब खून छलछला करके बाहर आ जाएगा। रिक्शे तांगे वालों को मैं जानती हूँ, वो पुलिस वाले 500 रुपए उनसे लेते हैं और मेट्रो के सामने लाइन लगाकर खड़े रहने के लिए कहते हैं और निर्धारित करते हैं कि 20 रुपए प्रति रिक्शे वाला उनको दे। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर यहाँ तो पर कोई राजनीतिज्ञ होता तो शायद इसका जवाब आपको बेहतर मिल सकता। लेकिन मृदुला जी फिलहाल आपसे जवाब चाहेंगे। ये जो हमने बात की कि जब जनता अपने उम्मीदों और अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपने सवालों के जवाब के लिए संसद की ओर देखती है, तो संसद से क्या उसका जवाब मिल पाता है? अगर नहीं मिल पाता है तो उसमें भरोसा जगाने के लिए करने की क्या जरूरत है? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ कि संसद जो है वो इरेलेवेंट हो गया है, उसमें से जवाब नहीं मिलता। मैंने पहले ही कहा है कि कई ऐसे पॉलिसी मेजर्स हैं, लेजिस्लेशन है, और सिर्फ इसी सरकार के नहीं, हर पंचायती राज का जो अमेंडमेंट था वो भी तो संसद ने ही किया, जिसके कारण आज महिलाओं को भागीदारी 50% तक रिजर्वेशन महिलाओं को मिल रहा है गांव के लेवल पे। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसका असर अब हम देखेंगे, अभी आगे देखने को हमें मिलेगा इस चीज़ का असर। दूसरी बात में कि संसद का पूरा हिस्ट्री हमको देखना है कि जवाहरलाल नेहरू के समय में जैसे ज़मींदारी एबोलिशन का एक बहुत बड़ा काम था, तो वो संसदों ने किया। सिर्फ जो नेशनल लेवल पे नहीं है, प्रोविंशियल लेवल पे भी जो असेंबलीज हैं, जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, हैदराबाद की असेंबली ने, पूरा ढांचा जो था हमारा जो किसानी व्यवस्था थी उसमें बहुत बड़े बदलाव आए। केरला में कितने जोरों से लैंड रिफॉर्म हुआ, अलग अलग पार्टीज ने भी किया। तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू, जो कि मेन काम है संसद का, उससे हम निराशजनक हो जाए। ये बहुत पॉपुलिस्ट तरह का कि अन्ना हजारे की तरफ सब देखने लग जाए, और मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे ने संसद के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ाया। ये जो मृदुला जी कह रही हैं मैनेजर पांडे कि हमें खास तौर से महिलाओं में एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण बढ़ाने के जो तरह तरह के मेजर्स उठाए गए, क्या उससे आपको नहीं लगता है कि संसद ने एक कदम आगे बढ़ाया? संसद मतलब ये कि हमारी जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है उसने एक हक दिया महिलाओं को आगे बढ़ के। दूसरा, राइट टू एजुकेशन, यानी हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार। तीसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सबको सूचना का अधिकार। ये वो अधिकार हैं जिनको लेके हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं और हम आज संसद में बैठे हुए लोगों पर सवाल कर पा रहे हैं। क्या ये नहीं, देखिए, ये हम सब लोग यह जानते हैं और कह रहे हैं कि हम संसद के बारे में सवाल नहीं उठा रहे हैं, सांसदों के बारे में सवाल उठा रहे हैं। इसलिए और अन्ना हजारे वगैरह भी संसद नहीं, सांसदों के बारे में बात कर रहे थे, मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी बात आप जो कह रही हैं उसका मतलब है, हम जब देखिए, आलोचना उसी की जाती है जिससे कुछ उम्मीद की जाती है। उम्मीद नहीं होती तो निराश आदमी किसी की आलोचना नहीं करता। जिस औरतों के सशक्तिकरण की बात हो रही है, इस दिल्ली शहर और संसद से 50 किलोमीटर के दायरे में है हरियाणा, और उससे भी कम के दायरे में है बागपत। एक जगह बागपत से ये फतवा जारी हुआ कि 40 साल से कम उम्र की लड़कियां, महिलाएं मोबाइल लेकर बाजार में नहीं जा सकती। और इसी हरियाणा में प्रेम करने वाले लड़के लड़कियों को मारा गया, हत्या की गई, जिंदा जलाया गया,
औरतों की सशक्तिकरण की भी सीमा है। जी, ये वो उदाहरण हैं जो सूचना के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं और जिससे देश में बहस हो रही है और जिससे एक करेक्टिव मेजर्स उन लोगों के अंदर भी आ रहा है, वो आत्मविश्लेषण भी कर रहे हैं कि क्या ये सही कदम है या नहीं है। इस पर भी चर्चा करेंगे, हम अपने जनता को भी शामिल करेंगे इस चर्चा में। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं संसद और जनता के बीच की दूरी और उसकी नज़दीकियों की। किस तरह से जनता का भरोसा संसद में जगाया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। मृदुला जी, संसद के अधिकार क्या हैं? एक आम जनता के लिहाज से संसद क्या उसके लिए मदद कर सकती है और उसकी आवाज़ को बुलंदी से कैसे पहुंचाया जा सकता है? देखिए, संसद के बहुत व्यापक अधिकार हैं। कोई भी मेंबर रूल्स के मुताबिक कोई भी इशू उठा सकता है। संसद में अखबार में कुछ रिपोर्ट आए उसको लेके अक्सर चर्चा होती है, क्वेश्चन आवर होता है, ज़ीरो आवर होता है। तो इस तरह से कोई लिमिट नहीं है। संसद खुद एक्शन ले सकती है और कई बार ये ऐसे एक्शन भी लेते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे हो, रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रीडम को, वो भी है। तो संसद ऑल पावरफुल है कई तरीक़ों से। उसके पास किसी को जेल भेजने के भी पावर्स हैं। तो इस तरीके से लिमिट तो कोई नहीं है। अगर जो वहाँ के जो हमारे सांसद हैं उसको फुल उसका यूज़ करना चाहें तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हैं, छोटी पार्टीज के भी मेंबर्स हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रूल्स ऐसे स्ट्रिक्ट हैं कि सिर्फ जो सरकार है, जो पार्टी सरकार में है या जो मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं वही रोल प्ले कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक लेजिस्लेशन का सवाल है वहाँ तो मेजॉरिटी से ही हो सकता है। पर जहाँ तक इश्यूज रेज करने का सवाल है, सरकार को बैकफुट पे डालने का सवाल है, जब पार्टियाँ चाहती हैं और जब बहुत इम्पॉर्टेंट जो बड़े वोकल मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मुझे लगता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी पार्टी के नहीं होते और एक तरह से सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पर फिर वो डिपेंड करता है कि किस तरह के वो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनमें कितनी कैपेसिटी है, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। पर जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो और रूल्स में जो सांसद का वो दिया गया है, उसमें तो उसके बहुत वाइड रेंजिंग पावर्स है और एक लीडरशिप रोल जो है सोसाइटी में। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है कि सांसद का हर समय एक लीडरशिप रोल होना चाहिए सोसाइटी में। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो लोकतंत्र और वर्तमान स्थिति इस पर चर्चा होती है तो अक्सर संसद बनाम जनता हो जाता है। ये गलत है। संसद की अथॉरिटी क्या है? पावर पीपल डेलीगेट करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स में जी। इसलिए संसद बनाम लोक या लोक बनाम संसद नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि संसद के कुछ अधिकार हैं, सांसदों के कुछ अधिकार हैं, उसी तरह से उनकी जिम्मेदारियां भी, उनके कर्तव्य भी हैं। उसी तरह से जनता है, जनता के कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अधिकार हैं। जन आंदोलन जब भी खड़े होते हैं, पार्लियामेंट को उसके प्रति रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। आखिर में जनता आंदोलित होती है और कहती है, अपनी शिकायत पेश करती है देश के सामने, तो उसकी तकलीफ होती है। उसको कहाँ बयान करेगी? अपने प्रतिनिधियों के सामने, जिनको कानून बनाना है। तो निर्देशित करते हैं आंदोलन कि पार्लियामेंट को किधर जाना है। ये
दोनों के बीच टकराव की स्थिति दुखद स्थिति है, क्योंकि तंत्र मजबूत हो गया है और जनता कमजोर हो गई है। जनता मजबूत होगी और तंत्र उसके निर्देशन में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा, तो लोकतंत्र संतुलित रहेगा, सही दिशा में जाएगा। देखिए, सब लोग इस बात को जानते हैं। पुराने अमेरिका के बहुत पुराने राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। जनता को ये महसूस होना चाहिए, यह काम सरकार, संसद और सबको करना चाहिए कि जनता महसूस करे कि हमारा शासन है। धीरे धीरे असल में जनता की इच्छाएं, चिंताएं, उसकी तकलीफें सुनने की आदत सरकार की घटती जा रही है। जी, ये जो आदत घट रही है, प्रवृत्ति कम हो रही है, उसके मारे लोग संस्थाओं से निराश हो रहे हैं। आपको मालूम है, पहले कहा मृदुला जी ने कि वोट का परसेंटेज बढ़ा है, पर उसके साथ ही इस देश में वोट का बायकाट करने वाली जगहें भी बढ़ी हैं पहले की तुलना में। लोग, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, अभी पिछले चुनाव में हुआ कि साहब हमारे गांव में पानी जब तक नहीं आएगा तब तक हम ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि जनता जागरूक है और वो याद दिला रही है लोकतंत्र के रखवालों को कि देखो, अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। अब हम अपने मूल सवाल पे आते हैं। मूल सवाल ये है कि हमें गुलामी से आज़ादी मिली, लेकिन उस आज़ादी के साथ हमें जो सामाजिक सुधार करने की ज़रूरत थी, अपने आसपास के लोगों के जीवन में जो एक तरह से बढ़ोतरी लाने की ज़रूरत थी, जीवन शैली हो या फिर रहन सहन के तरीके हों या फिर हमारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने की जो चिंता थी, क्या वो चिंता दूर हो पाई है और उसे दूर करने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है? चित्रा जी, आपसे शुरू करेंगे। उसे दूर करने के लिए निश्चय ही लोग को जागरूक होना पड़ेगा। लोग चेत रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे संसद में जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर अपने कर्तव्यों को भूल जाएं और केवल 5 वर्ष में या 3 वर्ष में, जब तक सरकार चलती है, एक परिक्रमा कराएं और केवल जो उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं विकास के लिए, उन अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसको बस वो कहीं सड़कों पे लैंप पोस्ट लगवा दें और कहीं कुछ कर दें, कहीं एक लाइब्रेरी खुलवा दें। तो जो असली मुद्दा है वो ये है कि आपको प्रतिनिधि जिन्होंने चुना है उसके लिए आपको वहां अपने उस वोट बैंक के बीच बहुत जाने की जरूरत है। केवल अब वो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये बता दिया है। बहुत लोग बहुत फूल मालाएं बटोर करके रायबरेली में घूम चुके, लेकिन जब रिजल्ट निकल करके आया तो क्या आया? तो इसका मतलब है कि जनता को हमारे संसद हमारा सर्वोच्च मंदिर कहने, लोक मंदिर है वो, एक तरह से उसकी आकांक्षाओं का विकास समान रूप से होना चाहिए। वैषम्य बढ़ रहा है और वैषम्य बढ़ने के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो पुराने संक्रमण थे आजादी के बाद के, जिनको मुद्दा बनाकर सरकार को पहले ग्रामीण इलाकों की तरफ देखना चाहिए था, वो संक्रमण कुछ दूर किए गए, निश्चित किए गए, लेकिन उन संक्रमणों के बाद अब जो नई जीवन शैली उदारवादी दृष्टिकोण से जो भी आ रहे हैं, वो एक नए किस्म के संक्रमण पैदा कर रहे हैं समाज में, जहां पर असुरक्षा बढ़ रही है। इसीलिए आत्महत्या की प्रवृत्ति युवा लोगों में हम देख रहे हैं और भ्रष्टाचार अनेक स्तरों पर जो व्याप्त हो गया है ना, ये कहीं ना कहीं जन को बहुत नियम कायदे कानून जनता के भरोसे के बारे में उसी से पूछेंगे और उससे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसकी अपेक्षाएं क्या हैं और खास तौर से युवा पीढ़ी की जनता के प्रतिनिधियों से क्या अपेक्षाएं हैं। इस पर बातचीत करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
तो आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के 65 साल बाद क्या संसद से जनता के सरोकार पर चिंता जताई जा रही है और क्या जनता की अपेक्षाएं पूरी हो पा रही हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। जनता हमारे साथ है, खास तौर से युवा पीढ़ी। हमारे साथ कई खास लोग हैं। जितेंद्र, आप सवाल नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं मैम से पूछना चाहता हूँ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, जो आजकल एडमिशन प्रोसेस में यूज़ हो रही है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो पहले थी रिजर्वेशन नहीं थी, उनको बढ़ाने के लिए मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे करने के लिए 50% तक रिजर्वेशन कराई गई, पर उसके बावजूद भी हर साल हर 10 साल तक ये रिन्यूअल होती रहती है और 50% तक पहुंच गई है। पर अब वो माइंडसेट हो चुका है लगभग, पर अब जनरल कैटेगरी के लोग भी इससे पीछे होते जा रहे हैं, मतलब आगे जो थे। इसका मतलब ये हुआ चित्रा जी की जो सामाजिक सुधार के लिए, पिछड़ों को के उत्थान के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी, क्या उससे वाकई उत्थान हो पाया उनका? उत्थान तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग जो लोग शिक्षा के उच्च शिक्षा से कहीं वंचित थे और अपनी प्रतिभा होते हुए भी वो नहीं पहुंच पा रहे थे, आर्थिक विपन्नता भी थी, बहुत से सारे कारण हैं, लेकिन अब ये लगने लगा है कि प्रतिभा और आरक्षण, हम ये जिस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या इससे हमारे देश को 100% प्रतिभा मिल पाएगी? जी, आगे सवाल। I'm Stanzin and I want to ask sir that what are the laws in our constitution or what actions are taken by the government if someone is denied of freedom in our country? असल में फ्रीडम डिनाई करने के अनेक मामले हैं। अलग अलग लोगों को इस देश में अलग अलग तरह की आज़ादियाँ प्राप्त नहीं हैं। मतलब इस वैसे यही दुनिया का देश है जहाँ स्त्री राष्ट्रपति तक हो चुकी है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो हुई ही है जी, पर यही वह देश है जहाँ आज भी स्त्रियों की दुर्गति के जो उदाहरण मिलते हैं, मतलब तंदूर में झोंके जाने तक के उदाहरण इसी देश में है, संसार के और किसी देश में नहीं है। इस देश में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न प्रकार की आज़ादियाँ नहीं है। जैसे कश्मीर के लोगों को कुछ तरह की आज़ादी नहीं है, तो उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कुछ तरह की आज़ादी नहीं है। I want to ask Ma'am Mridula, if our country is an independent country, why there is still partiality on the basis of caste, sex, race and religion? A very good question. सिर्फ आज़ाद हो जाने से तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो जाते। इंडिपेंडेंस की जो बात आप कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हम दूसरे देशों से आज़ाद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे सामाजिक जो कमज़ोरियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, जो हज़ारों साल से ढांचा चलता आया, जैसे कि जाति व्यवस्था की जो बात है, अब 2500 साल पुराना एक ढांचा है। सबसे ज़्यादा वो लोगों के दिमाग में है। सोशल स्ट्रक्चर से आप उसको हिला भी दें, जैसे अनटचेबिलिटी की प्रथा है, उस पर बहुत ज़्यादा धक्का भी उसको लगा है, हट भी गई है, पर मानसिकता जो है वो बहुत देर तक चलती रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है यहाँ पे आंदोलन बहुत ज़रूरी है इनको करने के लिए। फिर आपने धर्म की बात करी, रेस या रिलीजन के बेसिस पे, वो भी मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश का बंटवारा होने के बावजूद इतना बड़ा डिमांड था कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य बना। हमारे जो नेता थे, हमारी जो जनता थी, हमारा पूरा राजनीतिक ढांचा जो था, उसने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता है। और कितनी भी हमारी कमजोरियां रहें, गुजरात में कुछ हुआ, यहाँ बहुत कुछ गलत होता रहा है, पर फिर भी हमारा जो डायरेक्शन है वो तो सेक्युलरिज्म की तरफ है। हमारा डायरेक्शन जो है वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं जा रहा। यहाँ पे भी मैं कहूँगी नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम्स है, कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम्स है, और किस देश में नहीं है। आयरलैंड का जो प्रॉब्लम है, अंग्रेज़ों ने कितने सालों तक वहाँ पे प्रॉब्लम चला, अब जाके 10-20 साल हुए हैं वहाँ पे सोल्यूशन निकला। तो हमें थोड़ा तो ये भी सोचना चाहिए कि कई ऐसे मुद्दे
हर देश के अंदर होते हैं जिनके आसान समाधान नहीं जी होते। इसका मतलब हमें आज़ादी तो अंग्रेजों से मिल गई, लेकिन जो हमारी सामाजिक गुलामियां थी वो अभी हमें धीरे करनी धीरे टूट रही हैं, उसकी बेड़ियां उसको अभी तेजी पूरी से तरह तोड़ना से नहीं चाहिए। टूटी हैं। अगला सवाल। मेरा सवाल पांडे जी से है। हमें 65 साल बाद आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन हमें सुरक्षा क्यों नहीं मिल पाई? आज भी आतंकवादी हमले इतने होते हैं। ऐसा है, देखिए, आतंकवादी हमले से तो सुरक्षा पहले से कोई नहीं कर सकता। सरकार आतंकवाद से लड़ने की कोशिश कर रही है, कम और ज़्यादा। देखिए, हम खाली यह सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार आतंकवाद के प्रति अधिक सजग रहे, अधिक जागरूक रहे, अधिक चिंतित रहे और अपनी गुप्तचर एजेंसियों को मजबूत भी अधिक रखे। सक्रिय बनाए। जी मेरा नाम खिमचंद है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर कोई बोलता है करप्शन है, भ्रष्टाचार है। ये करप्शन क्या है, भ्रष्टाचार है, क्या है, इसको कौन फैला रहा है? हम गाड़ी लेके जाते हैं, एक ट्रैफिक पुलिस वाला रोक देता है, हमको जल्दी जाना है, बोलता है हम देते तो 50 में दे देते, वो छोड़ देता है। ये करप्शन प्रत्येक व्यक्ति फैला रहा है। जब तक हम खुद प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से, अपने अंदर से ये करप्शन नहीं मिटाएगा तो इस देश में कभी भी करप्शन नहीं मिट सकता। जी बहुत अच्छी बात आपने आपने बहुत कही। अच्छा सवाल बहुत उठाया अच्छी है। बात कही। इस संदर्भ में दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात कि जो कुछ भी परिस्थितियाँ सामने आती हैं उसके दो पात्र हैं, एक है व्यवस्था और दूसरे हम स्वयं। दोनों तरफ सक्रियता चाहिए। व्यवस्था ऐसी चाहिए कि गलत चीज़ आगे बढ़ ना पाए, और कॉन्शसनेस हर व्यक्ति में इतनी चाहिए कि गलत के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। मैं इसके साथ जो आपने मूल सवाल उठाया है उस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आम आदमी को आज़ादी का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारी नीतियों का रुख आम आदमी की तरफ नहीं मोड़ा जाएगा। जिस पश्चिम के मॉडल को, विकास के मॉडल को हमने अपना आदर्श बना रखा है, उसी के शिखर पर पहुंचा हुआ अमेरिका, वहाँ नौजवान सवाल उठा रहे हैं कि 99 की कीमत पर 1% के अयाशी हम नहीं चलने देंगे। जी भारत में भी ये सवाल अभी गूंजना चाहिए, नौजवानों की तरफ से उठना चाहिए कि मुट्ठी भर लोगों के लिए इतने बड़ी पॉपुलेशन इस तरह की जहालत की ज़िंदगी जीने को मजबूर क्यों हो। इसका दो ही वो हो सकता है कि विकास का रुख आप पूंजी बढ़ाने की जगह पर, उत्पादकता बढ़ाने पर, श्रम को बोझ मानने के बदले श्रम शक्ति को पूंजी में कन्वर्ट करने की योजना आपको बनानी पड़ेगी। तब जाकर के ये जो आज चल रहा है इजी मनी हासिल करना कैसे भी, और उसमें कोई अपनी कॉन्शसनेस को, अपनी कोई चेतना रुकावट नहीं डालती है, कैसे भी पैसा मिले, तो ये अगर मनोभावना रहेगी और ये व्यवस्था का रुख रहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, चाहे जैसा सख्त कानून बना लीजिए। जी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, माय नेम इज़ अभिजीत। बस मेरा सवाल ये है कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस आतंकवाद को क्यों देते हैं? जैसे कि कसाब था तो उसे हम इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि जैसे उसे खाने पीने का खर्चा इतना था, जैसे कि इतना तो हम किसी गरीबों के लिए भी नहीं करते। कसाब की देख रेख पर सरकार अगर कुछ खर्च कर रही है तो नियम कायदा के भीतर कर रही है। ऐसा थोड़े है कि किसी आदमी को आतंकवादी मान लिया जाए उसके बाद तत्काल उसको गोली से उड़ा दिया जाए। ये कानून कुछ देशों में है पर हर जगह ये नहीं चलता। आतंकवादी भी आदमी ही है, आतंकवादी होने के आपने उसको कह दिया है ना आतंकवादी, पर कानून के तौर तरीके हैं जी, उसका भी कुछ होगा, जो होना होगा होगा, लेकिन कानून के हिसाब से होगा, जल्दीबाजी और बेचैनी से नहीं। अगला सवाल। I am Akshat and my question is to Mr. Rai sir. Our people are dying due to starvation, but 10% of our harvest is actually wasted due to improper storage facilities. Are we incapable of overcoming these, which can help us in great ways? अनाज सड़ता रहे और लोग भूखों मरते रहें, यह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए इस देश की जनता के द्वारा।
और सरकार की जितनी हो सके खिंचाई होनी चाहिए इस मुद्दे पर। जी, इस देश का कृषि मंत्री जिस तरह के बयान देता है उससे जनता में आक्रोश इतना कम क्यों है, हमें तो उसी पर आश्चर्य है। अगला सवाल। मेरा नाम निशांत है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे, पांडे सर। आपने कहा था कि बागपत में जो फरमान लागू हुआ है 40 वर्ष के नीचे की महिलाएं नहीं जा सकती फ़ोन लेके, तो सर क्या सांसद इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता या संसद? देखिए, ये एक्शन लेने का जहाँ तक सवाल है, इच्छा शक्ति हो तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है। सो मोटो माने स्वतः वो कुछ चीज़ों को अखबारों में दूसरे न्यूज़ चैनल से देखकर अनेक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। बाकी सांसद भी यह बात कर सकते हैं कि भाई इस तरह का 21वीं सदी में फरमान जारी करने का क्या मतलब है, इसलिए अब वो उनको करना चाहिए पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वोट से डरे हुए हैं। अगला सवाल बहुत संक्षेप में, लेकिन टाइम बहुत कम। मेरा नाम उज्जवल है और मेरा सवाल मृदुला मैम से है कि अभी कुछ देर पहले चित्रा मैम ने कहा था कि शहर के कुछ हिस्सों में ऑटो वालों को जाना अलाउ नहीं है, लंबी गाड़ियों वालों को जाना अलाउ है। तो इस तरह से ऑटो रिक्शा वाले भी एक भारत के नागरिक हैं और लंबी गाड़ियों वाले भी भारत के नागरिक हैं, तो इस तरह से उनके आज़ादी और मानवाधिकार का हनन क्यों किया जाता है? गलत है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जिस तरह हमारी जो ज़रूरतें हैं और हमारे समाज में, हमारे शहरों में जो साधन हैं परिवहन के, उसको नज़र में रख के हमारी सड़कें बनने चाहिए। ये तो सिर्फ जब साइकिल ट्रैक बने ही हैं कई सड़कों के, अब जॉगिंग ट्रैक भी बन रहे हैं कई जगह पे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑटो के लिए और साइकिल रिक्शा के लिए जगह ना बनाएं। आपको फास्ट मूवमेंट भी चाहिए बसों के लिए, गाड़ियों के लिए, मेट्रो भी आपने बनाई है, पर साथ में आप सड़कें ऐसी बनाएं कि वहाँ पे पैदल आदमी के लिए पेवमेंट भी हो, क्योंकि आप क्या पैदल आदमी पैदल है, अमेरिका में पैदल नहीं है तो वहाँ पे पेवमेंट ही नहीं है। वहाँ कई कई शहर ऐसे हैं जहाँ पेवमेंट है ही नहीं, आप पैदल चल ही नहीं सकते क्योंकि कोई पैदल चलने वाला ही नहीं है। तो ठीक है, पर हमारी जो ज़रूरत है बिल्कुल उसको साथ में लेके बननी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके आपसे एग्री करती हूँ इसमें। अगला सवाल। My name is Ajay and my question is with Rai sir. There is a right in our constitution called right to equality. But why there is a reservation system in our country? And if there is a reservation system in our country, then why for the creamy layer of ST and SC? देखिए, ये सबसे इस समय का कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है, क्रीमी लेयर और रिजर्वेशन। इसकी मूल भावना में जाइए तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका, अधिकांश हिस्सा विकास के अवसरों से वंचित रहा है। और संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि उनको अगर विशेष अवसर नहीं दिए जाएंगे, विकास के लिए विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो वो इस यात्रा में आगे बढ़ नहीं सकते। लोकतंत्र में वो पीछे ही रह जाएंगे, कहीं भी उनकी हस्ती नहीं रह जाएगी। इसलिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ठीक वैसे ही एक डॉक्टर के पास 2 मरीज आता है, एक की चर्बी बढ़ी हुई है, उसको डॉक्टर उसकी चर्बी घटाने का इलाज करेगा, और एक बिल्कुल सूखा सा हड्डियों का ढांचा कुपोषण का शिकार आता है, उसको कहेगा डॉक्टर कि इसको पोषण पर्याप्त मिलना चाहिए। लेकिन आपका सवाल में से ये निकलता है कि एक को पोषण दिया जाना चाहिए, इस प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार डॉक्टर के उसको सुविधाएं दी गई, तो अब क्या वो विशेष केयर में जिंदगी भर पड़ा रहेगा? जी, जब वो स्वस्थ हो गया तो समाज में, सामान्य समाज में आ जाना चाहिए। जी, तो इस पूरी चर्चा से एक बात ये निकल कर आई कि हमारे देश में, जो हमारा मूल सवाल था कि हमारे देश में आज़ादी तो मिली, 65 साल की आज़ादी में हमने बहुत कुछ हासिल भी किया, महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ और आम आदमी को उनके हक के लिए, उनके रोजी रोटी के अधिकार मिले, लेकिन अभी भी कई मामलों में हम बहुत पीछे हैं। गाँव और किसानों की तरफ सरकारों का ध्यान अभी भी बहुत कम है और पिछड़े तबके और निचले तबके के लोग आज भी अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं।
हैं, उन तमाम लोगों की आवाज़ संसद तक पहुंचनी चाहिए और संसद में जनता का विश्वास जगाने के लिए नेताओं को भी जनता से सरोकार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का शामिल होने के लिए। धन्यवाद।